नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या कीव पर कब्जा होने वाला है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जंग में आज 11वें दिन कीव शहर को चारों तरफ से घेरती हुई रूस की सेना आगे बढ़ रही है। एक के बाद एक खार्किव, मारिउपोल, सुमी तमाम शहरों पर हमला बोलते हुए रूस की सेना कीव के बेहद करीब पहुंच गई है। और इस नजरिए से भी इस पूरी जंग को देखना होगा कि पुतिन आर पार की लड़ाई में इस वक्त अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर हथियार नहीं डाले तो यूक्रेन को अपना वजूद ही खोना पड़ेगा। ये 4 शहरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कीव, वहीं चर्निहिव जहां पर जबरदस्त हमला हमने देखा है बीते दिनों, खार्किव में भी, मारिउपोल में भी, हर जगह यही हाल है। इरपिन जो कि आउटस्कर्ट्स पर है, कीव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, जबरदस्त बमबारी हो रही है। अभी यूक्रेन के इरपिन से सबसे बड़ी खबर आ रही है। जंग के 11वें दिन यूक्रेन को खुली धमकी देते हुए व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि हथियार डालो वरना हम यूक्रेन का वजूद ही दुनिया से मिटा देंगे। पुतिन ने जेलेंस्की को चेतावनी दी है। पुतिन के नजरिए से देखिए तो मोस्ट वांटेड उनके लिए जेलेंस्की है। नहीं सुधरे तो मिट जाएगा यूक्रेन का अस्तित्व, उसका वजूद। यूक्रेन के इरपिन पर रूस का बड़ा हमला, और ये लाइव तस्वीरें आज तक पर कैद हुई हैं, हम आपको दिखाएंगे। 3 लोगों की मौत रूसी हमले में यहां पर हुई है। रूस हमले में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की जान चली गई है। मेजर जनरल जे.के. बंसल साहब रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ेंगे। कर्नल दिनेश नैन रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। मेजर जी.डी. बख्शी हमारे साथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस पूरी खबर पर जुड़ेंगे। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त की यही है कि अब कीव के करीब इरपिन तक रूस की सेना पहुंच चुकी है। भारी बमबारी वहां पर हो रही है, तबाही के निशान शहर दर शहर छोड़ते हुए रूस की सेना आगे बढ़ती चली जा रही है। लेकिन कीव पर कब्जे की जंग है, क्योंकि कीव जिसके पास रहेगा यूक्रेन उसका रहेगा। ये कब्जे की, कंट्रोल की ऐसी लड़ाई है जिसमें अब व्लादिमीर पुतिन हर हद तक जाने को तैयार है। वो सभी को धमकी भी एक के बाद एक दे रहे हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये चर्निहिव की है, क्योंकि वहां पर भारी तबाही के बाद आग की लपटें आसमान छू रही हैं, उसको ध्वस्त करने की कोशिश है। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के सिन्हा साहब, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। इरपिन पर जिस तरह के हमले इस वक्त हो रहे हैं, कीव पर कब्जे की ये जंग, इस मकाम पर 11वें दिन किस तरह से देख रहे हैं आप रूस को आगे बढ़ते हुए इस रणनीति में? थैंक यू अंजना, आपने मुझे मौका दिया और मैं जो पहले बताया था उसकी आगे की हम अपना विश्लेषण कर पाऊँ तो कर देंगे। आपके बात जो है उनसे ही मैंने सारा फिर इसका आकलन कर रहा हूँ। देखिए, कोई भी छोटी से छोटी मिलिट्री माइट है वो किसी भी कैपिटल को पकड़ती है, चारों तरफ से घेरती है। ये जो केवल नॉर्थ ईस्ट से आना, नॉर्थ से आना और थोड़ी दूर, देखिए मैं बार बार आपको बताता हूँ, जो आपने इरपिन में देखा या ऑस्टमल में देखा वो उनके डीमिलिटाइजेशन का हिस्सा है। दूसरा जो है, आपने पूछा क्या घुसेगी? हाँ घुसेगी। यदि डीनाजिफिकेशन उनका सेकंड फेज है। डीनाजिफिकेशन है क्या? क्योंकि हम जो पुतिन बोल रहे हैं उसका विश्लेषण नहीं करते। डीनाजिफिकेशन है, अजॉव बटालियन है, ये अल्ट्रा रेबल्स है जिसकी बात कर रहे हैं 60,000। और हाँ, यदि 60,000 भेज दिया, ये अल्ट्रा रेबल है, ये जर्मन बोलते हैं, ये जर्मन की फॉर्मेशन साइन लगाते हैं, उनका सेलिब्रेशन जर्मन है, ये अल्ट्रा है और ये डीनाजिफिकेशन है। वहां के लोग भी इनको नहीं चाहते, मगर सच्चाई ये है कीव से सारे लोग निकल चुके हैं, जो राजेश बता रहे हैं 97, सच्चाई यही। और दूसरी चीज देखिए, पुतिन साहब ये आपका टैक्टिकल बैटल नहीं लड़ रहे हैं, वो ऑपरेशनल एंड स्ट्रैटेजिक लेवल रीअलाइनमेंट कर रहे हैं। हाँ। और ये आप ये सोच नहीं है कि यहाँ रुक जाएगा, केवल यूक्रेन के अंदर। आप वेरी सून देखेंगे वो थ्रेटन करेंगे नाटो को, जिन्होंने ज्वाइन किया है। और एक नाम भी आया था जो माल्डोवा का, माल्डोवा नहीं है। देखिए एक काउंटर सवाल है, एक सेकंड सर, ये तस्वीरें फुल स्क्रीन दिखाइए। ये धमाके की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। मेरा सवाल आपसे ये है कि जेलेंस्की अब कह रहे हैं कि ये या तो गुलामी या फिर आजादी की जंग है, हथियार मत डालना, लड़ते रहेंगे हम, यूक्रेन को हम बचाएंगे। पुतिन जो कह रहे हैं हम सुना ही रहे हैं। लेकिन तीसरी तरफ जेलेंस्की ये मांग कर रहे हैं कि नो फ्लाइंग जोन आप डिक्लेयर कीजिए, नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कीजिए यूक्रेन को, रूस को रोकने के लिए इसके अलावा कोई भी स्ट्रैटेजी कारगर नहीं होगी। क्या नेटो ऐसा करेगा? क्योंकि अभी तक वो 10 कदम पीछे जाते हुए दिख रहे हैं ऐसे बड़े कदम पर, क्योंकि इसका मतलब होगा सीधा नेटो वर्सेस अमेरिका वर्सेस यूरोप वर्सेस रूस करना। वो ऐसा नहीं चाह रहे हैं।
नो फ्लाइंग जोन जो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं उस पर आपकी राय? इससे पहले कि आपकी प्रतिक्रिया लूं, इरपिन में ही मौजूद थे हमारे सहयोगी राजेश पवार और उन्होंने कैद की है ये तस्वीरें, कैसे वहां पर हालात हैं, देखिए ये रिपोर्ट। It's very close. It was just on top of us. Everybody on the ground. Everybody on the ground there. Bomb very close to us has fell down. Everybody's on the ground. Everybody's on the ground here. And this very close. It's like just a few meters away. Everybody's on the ground running now. Continuous firing taking place. Continuous firing taking place. Continuous firing taking place. This bomb just... It's very close. It's very close. And that bombing is coming closer to us. Everybody's running now to take place. The cars, whatever they have. Panic everywhere. Even militia and military is running. Everybody is running now. All vehicles leaving. Panic everywhere. Bombs falling very close. इरपिन की जब वो रिपोर्टिंग कर रहे थे उसी दौरान ये हमले हुए हैं और इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल जो मैं पहले पूछ रही थी सिन्हा साहब, इसके बाद मैं तमाम मेहमानों के पास जाऊंगी। ये जो नेटो से मांग कर रहे हैं ज़ेलेंस्की कि आप नो फ्लाइंग जोन यूक्रेन को डिक्लेयर कीजिए, इस पर क्या होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए अंजना, 2 दिन पहले लड़ाई शुरू होने के पहले जो ये ज़ेलेंस्की साहब थे उन्होंने कह दिया हमारे से गलती हुआ, मुझे रेफरेंडम कर लेना चाहिए था कि हम नेटो को ज्वाइन करें या ना करें। अमेरिका का प्रेशर है, ना तो वो आदमी को भेजेगा, ना बूट्स ऑन ग्राउंड भेजेगा, ना तो हिम्मत है कि अपने एयरक्राफ्ट को भेजे, क्योंकि S-400 एंड 500 और बाल्टिक सी से लेकर के और जो उसने सी ऑफ जॉब इसमें लगाया है, अब पूरे के पूरे इस इलाके में हिम्मत नहीं है कि एक एयरक्राफ्ट भेज दे। देखिए, अब जो डीनाजिफिकेशन की बात समझें और आपको दर्शक को उनको बताना चाह रहा हूं, ये डीनाजिफिकेशन जो करना चाहते हैं वो है अल्ट्रा और जिसको भेज रहा है 60,000, वो कॉन्ट्रैक्टर की लड़ाई है, एजेंट की लड़ाई है। यही अफगानिस्तान में अमेरिका करना चाह रहा था। ये कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ये 3 Ws के ऊपर में आते हैं, इनका ठीक है, ये इन्होंने अपना पूरा का पूरा बहुत खौफनाक, राजेश की बात सुनिए, उनकी बाइट सुनिए, वह पूरे के पूरे आज कीव के अंदर में वही हैं। हम कुछ फौज लगी है आगे, वो डीमिलिटराइजेशन में खत्म हो जाएंगे और उनका फायर असॉल्ट आएगा, पिन पॉइंट आएगा और स्ट्रीट फाइट जो आप कहती है ना, ये मोलोटोव कॉकटेल और AK-47 सब खड़े के ये दिखावा है। देखिए, जो आप ज़ेलेंस्की का आपको कहते हैं ना, ज़ेलेंस्की साहब ये जो आए हैं 19 में, उस समय उन्होंने आइडियल पीपुल्स प्रेसिडेंट का एक रोल खेला था मीडिया में, उनकी रेटिंग चली गई थी 97%, वो बना दी और वो कह रहे हैं कि कुछ हो जाए हम तो ज्वाइन करेंगे ही, और नेटो आ नहीं रहा है, कुछ हो जाए। फिर कहते हैं कि नहीं हमने रेफरेंडम कर लेना था। देखिए अंजना, इन चीजों को ज़ेलेंस्की साहब अपने लोगों को मरवा रहे हैं। हिम्मत है तो बुलाओ, क्योंकि तुमने कहा था अपने लोगों को कि आएगा नेटो हमें सपोर्ट करेगा। वो बड़े बड़े पोस्टरों में लिख रहे हैं, एक एयरक्राफ्ट नहीं घुसता उसके अंदर। तो आप कौन से अपने लोगों को मरवाने के लिए आप ये कर रहे हैं, और कौन सी नाक की लड़ाई है? और मुझे जो दिखता है वो है जो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर गए हैं, और इसमें मोदी जी का रोल आप देखिएगा। ये उनको कह दें 3 साल के लिए हम नई नेटो ज्वाइन करेंगे, टेबल पे आ जाएं, रेफरेंडम करें, यदि करते हैं तो ज्वाइन कर लेंगे, बात खत्म। इतनी नाक की लड़ाई होगी, अमेरिका पीछे से उसको लड़ेगा और कॉर्पोरेट मीडिया के तरह, और हम लोग अब इनोसेंट लोगों को मारेंगे और हम दिखाएंगे कि त्रासदी है। देखिए, जियो अलाइनमेंट हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये जियो अलाइनमेंट हो रहा है। ठीक है, भारत का भी पर्सपेक्टिव आप पूरी लड़ाई में दे रहे हैं। जल्दी से जनरल बख्शी के पास चलते हैं, सबसे जल्दी कमेंट लेंगे, फिर रिपोर्टर्स के पास भी चलेंगे। जनरल बख्शी, उनका मानना है कि ज़ेलेंस्की की ये भूल है, एक व्यक्ति के इर्द गिर्द एक पूरे देश का भविष्य है। उधर पुतिन जाहिर तौर पर आप कह सकते हैं उनके खून के प्यासे हैं, क्योंकि वो
सत्ता परिवर्तन वहां पर चाहते हैं। कभी उनकी मीडिया कहती है कि वो पोलैंड भाग गए हैं। कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अब बचाना है तो एक ही तरीका है, आप हमें लड़ाकू विमान दीजिए, आप नो फ्लाइंग जोन यूक्रेन को डिक्लेयर कीजिए, तभी हम रूस को रोक पाएंगे। नेटो क्या इसके लिए तैयार होता हुआ आपको दिख रहा है किसी भी शर्त पर? और नहीं तो यूक्रेन जिस तरह से इस वक्त झुलस रहा है, आपका टेक? अंजना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत देर से CNN, अमेरिकन मीडिया, ब्रिटिश मीडिया ये जतलाने की कोशिश कर रहा है कि रूस पिट रहा है, रूस हार रहा है, ज़ेलेंस्की जीत गए हैं, मॉस्को में तख्ता पलट हो जाएगा। बकवास। एज अ मिलिट्री एनालिस्ट मेरा काम है, हम सबका काम है कि यथार्थ क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, वो बयान करना। कोई मुकाबला नहीं है रूस की फौज का यूक्रेन की फौज के साथ। ह्यूज की फौज हावी पड़ेगी, उसकी फायर पावर बहुत ज्यादा है। उसने पहले 2-3 दिन अपना जो है पूरा जोर नहीं लगाया, फायर पावर नहीं लगाई, क्योंकि वो सोच रहा था कि ये भी स्लाव लोग हैं, वो उनको मारना नहीं चाहते थे। ज़ेलेंस्की साहब ने चढ़ चढ़ के दिखाया कि हम तो साहब नेटो के इशारों पे जो है युद्ध करेंगे, और नेटो ने भी फैसला कर लिया था, अमेरिकन ने, कि आखिरी यूक्रेनियन तक युद्ध करेंगे। ये नैतिक तौर पे मॉरली बहुत गलत है कि आप किसी देश को उकसाएं, उसको लड़ाएं, और जब वो मरने लगे, जब उसके ऊपर तबाही का मंजर आए, तो आप पल्ला झाड़ लें, बोले साहब हम तो बिल्कुल नहीं आएंगे, हमने सैंक्शन लगा दी, वो 6-8 महीने बाद शायद कुछ असर करे, लेकिन हम तो पल्ला झाड़ के बैठे हैं। वो गला फाड़ फाड़ कर बोल रहे हैं कि अब नो फ्लाई जोन बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, कुछ नहीं बना। तो इसका मतलब इस आदमी ने अपने देश को तबाही के मार्ग पे ले गया है। देखिए, हिटलर के बारे में क्या कहते थे? हिटलर के खिलाफ उसकी फौज में एक विद्रोह हुआ था, एक जो है कू करने की कोशिश की थी कि ये आदमी पागल है, ये मरा देगा, हमको नेगोशिएट करके पीस कर लेनी चाहिए। इसलिए जर्मन ऑफिसर, जिसमें रोमेल शामिल थे, वो भी इस मुहिम में लगे कि साहब हमारा देश तबाह नहीं होना चाहिए, देश बच जाना चाहिए, लोग बच जाने चाहिए। ये इसको चने के झाड़ पे चढ़ाया वेस्टर्न मीडिया ने, और ये चने के झाड़ पे चढ़ के ये ऐसा हीरो बन रहा है कि हिटलर का भी बाप है ये, और यही एक लड़ाका है कि हमारी जो यूक्रेन की ब्यूटी क्वीन है, उसने कलाश्निकोव उठा ली, 18,000 सिविलियन को कलाश्निकोव दे दी। कलाश्निकोव बेटा कुछ नहीं करते टैंकों के खिलाफ, आप केवल वहां के सिविलियंस को मरवा रहे हैं। आप रूस को एक दे रहे हैं मौका कि वो ताबड़तोड़ मारे, बोले साहब ये तो सिविलियन ने हथियार उठाए हुए, ये सिविलियन किस कोने से है? देखिए, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, इंडियन मिलिट्री रिव्यू ने एक एक्सरसाइज, हमने वॉर गेम करी थी। हमारा अंदाज था कि दोनों फोर्सों की ताकत को देखते हुए अंदेशा था कि 7 या 10 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी। हमको थोड़ी हैरत हुई जब रूस पहले हाथ रोक रोक के गया, बहुत कम उसने फायर पावर का इस्तेमाल किया, नहीं तो अभी तक ये मामला खलास हो गया होता। जी, जब ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को जरा बता दें। पुतिन को घेरने के लिए रूस के लोगों से अपील। पुतिन को, व्लादिमीर पुतिन को ज़ेलेंस्की ने रूस के लोगों से ये अपील कर दी है। आप कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को आप हिटलर की भूमिका में देखते हैं, पश्चिमी देश कह रहे हैं कि पुतिन सबसे बड़े हिटलर हैं, और ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि आम लोग जो रूस के हैं, क्योंकि इस बात का एहसास है कुछ जगहों पर रूस में भी विरोध हो रहा है, किस तरह की जंग में क्यों देश को ढेला जा रहा है। जल्दी से जनरल लैन, आपसे एक माफ कीजिएगा, जनरल बंसल, रूस का विरोध हो रहा है। हाँ। उनकी जो है, ये जो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, इसके पीछे क्या सोच है उनकी? वो कह रहे हैं कि पुतिन को रूस के ही लोग घेरे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो कि रूस के लोग घेरे, और रूस में काफी विरोध भी हो रहा है। हाँ। और जो भी विरोध कर रहा है उसको जेल के अंदर डाल देते हैं। मीडिया को मजल कर दिया गया है, अगर कोई मीडिया को कोई उनके खिलाफ बोलता है या सच्ची बात बताता है तो 15 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये उनके जो सांसद हैं वो भी वहां पर विरोध कर रहे हैं। तो ये पुतिन का जो कदम है, ये एक तरफ वो कहते हैं जी हमारे ही लोग हैं यूक्रेन के, दूसरी तरफ उनके ऊपर गोली चलवा रहे हैं। अब तो जो डोनबास का इलाका उन्होंने लिया था पहले, जिसमें उन्होंने उनको इंडिपेंडेंट देश घोषित करके और अपनी पीस कीपिंग फोर्स रख दी थी, उस पर भी अब यूक्रेन का कब्जा होता जा रहा है। हाँ। तो ये टोटल फेल्योर है पुतिन की। पहले वो सोच रहे थे 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, आज होएगा, कल होएगा,
आज 11वां दिन है और अभी जो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि ज़ेलेंस्की को बाहर निकाल करके जो यूएस और यूके कह रहे हैं कि पोलैंड में ले जाएंगे, वहाँ एक गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल हो जाएगी और वहाँ से बैठ के गुरिल्ला वार लड़ते रहेंगे। और ये बिल्कुल ये ठीक बात है, क्योंकि अगर बिना बताए ज़ेलेंस्की जाता है तो उसको कहा जाएगा वो भाग गया। अभी अगर वो डिक्लेयर करके कहते हैं और वो पोलैंड में चला जाता है तो वहाँ से ये वार लंबी चलती रहेगी और इसमें रूस को काफी नुकसान होगा। नुकसान किस किस का होगा? आप देख रहे हैं भारत से इतने एक्सपर्ट से सबकी कितनी अलग अलग राय है। इससे पहले कि मैं कर्नल नैन के पास भी जाऊं, आपको बताते हैं कीव एपीसेंटर इस वक्त बना हुआ, और कीव एपीसेंटर इसलिए बना हुआ है क्योंकि कीव पर कब्जे की ये पूरी जंग है, जिसके बाद कब्जा कहिए, कंट्रोल कहिए, व्लादिमीर पुतिन उसको क्लेम करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अन्य एक्सपर्ट से कमेंट ले, जल्दी से आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी श्वेता सिंह की ये रिपोर्ट, क्योंकि कीव में क्या हालात है, ताजा हालात वो बता रही है। हर दिन इस आशंका में गुजरती है कि आज वो रात होने वाली है जब कीव पर आक्रमण होगा। कैसी तैयारियां यहां पर चल रही हैं, आप मेरे पीछे देखिए। सीमेंट के साथ ये पूरा मिक्सचर तैयार किया गया है, जैसे अलग अलग बोरियों में ये आम नागरिक भर रहे हैं और किस तरीके से उसकी घेराबंदी हो रही है दोनों तरफ सड़क के उसे लगाकर। तो सैनिकों की मौजूदगी भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो बड़ी तादाद में इस समय बढ़ते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी तो हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं, लेकिन कितनी देर तक ये संभव होगा वो भी देखना होगा। लेकिन सैनिकों की मौजूदगी यहाँ पर है और इस इलाके की घेराबंदी, जिस तरीके का आप पूरे इलाके में वो बैरिकेडिंग देख रहे हैं, ये चीजें भी यहीं पर निर्मित की जा रही हैं। लोहे की ये बैरिकेड्स जो हैं, आमतौर पर हिंदुस्तान में हम देखते हैं तो कॉन्सर्टीना वायर्स को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह की चीजों का इस्तेमाल होता है। लोग बहुत तेजी से यहां पर काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस पूरे इलाके को, इस पूरी सड़क को घेर लिया जाए। ये यहां का प्रमुख इलाका है, यही वो इलाका है जहां पर सारे जो इनके प्रमुख लोग हैं वो रहते हैं। यही वो इलाका है जहां पर सांकेतिक कब्जे से रूस अपना दबदबा दिखा सकेगा। इसीलिए यहां पर इतनी तैयारियां चल रही हैं। आसमान की ओर भी नजरें रहती हैं सबकी। उस जिस एयर डिफेंस की हम बात करते हैं, जिसके बारे में यूक्रेन में यही कहा जा रहा है कि वैसी कोई चीज मौजूद नहीं है, लेकिन यहां पर हर एक इमारत जो कि सरकारी है, हर एक सड़क जो कि सांकेतिक है, हर एक मूर्ति जो इतिहास की कोई ना कोई कहानी कहती है, हर एक की सुरक्षा के लिए यहां पर हर कोई अपना सब कुछ दांव में लगा रहा है। यहां भी आप देख रहे हैं ये बोरियां जो यहां पर पड़ी हुई हैं, इनसे इस इलाके को भी पूरी तरीके से दुरुस्त किया जाएगा, इसकी सुरक्षा इंश्योर की जाएगी, ताकि रूस अगर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वो कुछ भी ना कर सके। कितना मुकाबला हो पाएगा पता नहीं, जो आम लोग हैं पता नहीं किस हद तक मुकाबला कर पाएंगे, लेकिन यूक्रेन लड़ रहा है और ये जज्बा बहुत ज्यादा उसके काम आ रहा है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, कीव आज तक। कर्नल नैन, जल्दी से एक कमेंट आपसे ले रही हूं कि जमीन पर इस तरह से कीव में सेना को घुसने के लिए रोकने की तैयारी है, लेकिन जिस तरह के हवाई हमले वो जहां चाह रहा है इस वक्त कर रहा है। ज़ेलेंस्की की जो मांग है, ज़ेलेंस्की को विलेन की भूमिका में कई लोग देख रहे हैं, कई लोग उनको हीरो बता रहे हैं, आप कहां खड़े हैं? देखिए अंजना जी, मैं आपने बताना चाहूंगा कि शुरुआत से लेकर के जब ये युद्ध शुरू हुआ तो सबसे पहले कोई भी जो मिलिट्री होती है वो सबसे पहले अपना एयर डोमिनेंस करती है और एयर डिफेंस जो होता है एनिमी का उसको सप्रेस कर देती है, पूरी एयरफील्ड्स को उड़ा देती है। तो एयर डोमिनेंस अगर एक बार आपके पास आ गया तो डेफिनेट है कि आप काफी हद तक एनिमी के ऊपर हावी हो जाती हैं। रही बात अभी प्रेजेंट सिचुएशन की जो श्वेता भी बता रही थी अभी आपको, देखिए उस जगह पे मेरा मानना यह है कि काफी बड़ी मात्रा के अंदर जो यूक्रेन की सेना है उसने अपना पूरा किला बनाया हुआ है कीव के अंदर, क्योंकि कीव इनकी आन की लड़ाई होने जा रही है। चाहे वो आपका देखिए कुचा का इलाका हो, इरपिन का इलाका हो, होस्टमेल का इलाका हो, गोस्टमेल का इलाका हो, जो 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तक के कस्बे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है अंजना जी कि जितने भी इलाके बॉर्डर के हैं इसके कीव शहर के, वो इतने कंजेस्टेड है, इतनी नैरो लेन्स है कि जब उसमें से कॉलम निकल के आएंगे, आर्टिलरी के हो या चाहे आपके आर्मर्ड के हो या इन्फेंट्री व्हीकल हो, तो उनको आराम से जो है इकला मिसाइल से, जेवलिन मिसाइल से, इनसे उसको टारगेट किया जा सकता है। और साथ ही साथ में 60 से 70 हजार लोग जो बताया जा रहा है कि पोलैंड से अपनी फैमिलीज को छोड़ के और वापस टेरिटोरियल आर्मी के तरीके से आके कीव में आ गए हैं। मैं समझता हूं कि कीव की लड़ाई चाहे कितनी विध्वंसक तो नहीं गोलाबारी हो, लेकिन ये टाइम जरूर लेगी और इसके अंदर रूसी सेना को थोड़ा सा जो है काफी यूक्रेन सेना की तरफ से जो है काफी मुकाबला मिलेगा। यूक्रेन की तरफ से जो मुकाबला मिलेगा और वही जमीन पर भी दिख रहा है। लेकिन जल्दी से एक बार फिर से जनरल बख्शी आपके पास आते हुए, आप कह रहे हैं कि
जेलेंस्की अपने पूरे देश को झोंक रहे हैं, लेकिन उनके पास विकल्प क्या है सर? क्या विकल्प है उनके पास? नहीं, विकल्प था। देखिए, अब जब नेटो ने उनको बिल्कुल पटक दिया है, अपने हाल पे छोड़ दिया है, क्या वो पहले नहीं कह सकते थे कि मैं तटस्थ रहूंगा? नेटो आया, ये देखिए पूरी दुनिया देख रही है। हम जरा अमेरिकन प्रोपेगेंडा ज्यादा बिल्कुल ना फॉलो करें, हुक लाइन एंड सिंकर। सारे शहर तबाह हो रहे हैं। देखिए, जहां तक उसकी प्रोग्रेस का सवाल है, मैक्सिमम प्रोग्रेस उसने साउथ में की है। पूरे सी कोस्ट से, समुद्र तट से यूक्रेन को काट दिया है। ओडेसा के शहर को घेर लिया है। पोर्ट सिटी ओडेसा, पोर्ट सिटी मारियोपोल, 3 बड़े पोर्ट हैं यूक्रेन में। सेवास्तोपोल जो ऑलरेडी रूस के पास है, क्रीमिया का हिस्सा है, मारियोपोल और ओडेसा, ये दोनों को घेरा हुआ है। भारी तबाही हो रही है। 2 शहर वहां पकड़ चुका है। जाके लैंड लिंकअप कर उसने डॉनबास से कर दिया है। लैंड कॉरिडोर जो है वो इसको मिल गई है रूस को। और जो डॉनबास में दोनेत्स्क और लुगांस्क का जो 2 रूसी भाषी प्रांत है, वो उसने तकरीबन पकड़ लिए हैं पूरे। अब जो उसने शुरू का हमला किया था कीव में और जो खारकीव में, जो कि पुरानी राजधानी है, खारकीव तकरीबन तबाह हो चुका है, उस पर उसका कब्जा है। अब कीव की लड़ाई उसने आखिरी तक छोड़ के रखी हुई है। उसकी कुछ वजह हाथ है। पहले तो वो आतंक मचा रहा है, बमबारी कर रहा है ताकि सिविलियन आबादी वहां से निकल जाए और उसके ऊपर ये इल्जाम न लगे कि उसने हजारों सिविलियन का जेनोसाइड किया है। दूसरा, वो चाहता है ज़ेलेंस्की को जिंदा रखना, ताकि अगर पीस एग्रीमेंट होती है, ना अमेरिका आ रहा है ना नेटो बीच में आ रहा है, ठीक है, हम हल्के हथियार दे देंगे। हल्के हथियार की लड़ाई है नहीं साहब। हल्के हथियार देरी पैदा कर सकते हैं, लड़ाई जीत नहीं सकते। टैंकों की जहां लड़ाई हो रही है, यूक्रेनियन T-56 टैंक्स आर नो मैच टू T-72, T-90। ये साहब देखिए, एक मिलिट्री एनालिस्ट की तरह हमको थोड़ा यथार्थ में बात करनी होगी ना। CNN ने ये बोला तो मैं भी उसको एको चेम्बर बन जाऊं। मैं आपको बता रहा हूं, एयर सुपीरियरिटी यूक्रेन के पास है, फायर सुप्रीमेसी यूक्रेन के पास है। सॉरी, एयर सुपीरियरिटी और फायर सुप्रीमेसी रशिया के पास है। पूरा एयर सुप्रीमेसी है। उसके 65 किलोमीटर की एक और खबर इस वक्त आ रही है सर, आपको टोक रही हूँ। यूक्रेन के विद्रोहियों की तरफ से ये फैसला है, लुहांस्क क्षेत्र में बांटने लगे हैं LPR पासपोर्ट। ये रूस के सहयोगी हैं, लुहांस्क के विद्रोही। देखिए, दोनेत्स्क और लुहांस्क में पहले से ही काफी हद तक कब्जा रहा है रूस का, और रूस के लिए हमदर्दी रखने वाले लोग बहुत ज्यादा है। जंग से पहले पुतिन ने आजाद देश का दर्जा दे दिया था। यूक्रेन के विद्रोहियों का ये बड़ा फैसला, वो पासपोर्ट दे रहे हैं, लुहांस्क क्षेत्र में बांटने लगे हैं LPR पासपोर्ट। सिन्हा साहब, इस पर आपका टेक जल्दी से। के सिन्हा जी। जो आया था वो 2014 में ही आ गया, उन्होंने उस समय कर दिया। मिल्स रिकॉर्ड पढ़िए, 12वां पॉइंट यही है। हाँ, उन्होंने अभी अपने पार्लियामेंट में पास करके और इसको किया है। और UN आर्टिकल 7 है कि कोई भी इंडिपेंडेंट देश होता है, यदि अलग होना चाहता है तो अलग हो सकता है। और इसी में बांग्लादेश में भी हम लोग गए थे, और उसकी मान्यता रेफरेंडम के ऊपर डिपेंड करेगी। तो उन्होंने बुलाया है फ्रेंडली। देखिए, सबसे ज्यादा घमासान लड़ाई जहां पर हुई है वो है लुहांस्क एंड डोनेत्स्क, जहां पर 2014 से 30% ही जमीन थी और बड़े फॉर्मेशन। देखिए, 1.5 लाख लेकर आया है, 9 लाख फौज है। टू टास्क के लिए आप लगाएंगे, आप जो कह रही है ना, क्योंकि वो अब इतना बड़ा वो लाया है, उसकी 2, 3 या 4 बैटल ग्रुप उधर लगी है, एक बैटल ग्रुप से आया छोटा। वो कभी भी जो आप कह रही है ना, आप देखिएगा ये सब रह जाएंगे। बहुत अच्छा ऑप्टिक्स है वो, मोलेटो कॉकटेल। और अभी कोई साहब बोल रहे थे कि उनको छोड़ करके फैमिली आ गया। आज ग्रीन बेल्ट बनाया है कहाँ पे? मारियोपोल से। तो आप वहां पर केवल जो एज़ोव बटालियन है, अल्ट्रा, और देखिए आएगा 4 दिन के बाद आप भी डिस्कशन शुरू करेंगे। जो डीनाजिफिकेशन की कहानी है अब अनरोल होगी। उन्होंने लुहांस्क डोनेत्स्क में, मेरे अनुसार, खुल के तुझे नहीं आ रही है क्योंकि खबर नहीं आ रही है वहां से, आपके माध्यम से मैं बता दूं, पूरे के पूरे 97 राजेश खाते भाग गए हैं। वो जो वहां बचे हैं वो अल्ट्रा हैं, वो एज़ोव बटालियन के हैं, वो मरेंगे।
बहुत कट्टर है वो सारे नाजी, पूरा नाजिज्म लाना चाहते हैं। तो देखिए, इसको कुछ चश्मे से ना देखें। जो दो है वो तो कोई कहता है कि एक एनालिसिस है कि पुतिन साहब को आप वहां से मार के हटा दो, बहुत अच्छा है। तो मैं इन चीजों में नहीं पढ़ूंगा। ये फैंटेसी गेम नहीं है, ये रीअलाइनमेंट है। और मैं आपको बता दूं, जो कह रहे थे ना कि पोलैंड में चले गए, यही तो चाहता है रूस, यही चाहता है। और आप देखिएगा बेलारूस की एंट्री होगी और कुछ नहीं करेंगे नाटो, क्योंकि वो नाटो देश है। और पुतिन प्रूव करके रख देंगे कि हम नाटो देश को हमला किया है। अभी वो डाइवर्ट कर रहे हैं मोल्डोवा की तरफ। मोल्डोवा अब इंडिपेंडेंट है। देखिए, टर्की छोड़ दिया। जो रोमानिया था, जो सबसे पहले ज्वाइन किया था, उसने कहा मैं न्यूट्रल हूं। इजराइल कहता है हम न्यूट्रल हैं इंडिया की तरह। वो बचाव के लिए गए हैं। आप जो पूछती हैं, इसका समाधान एक ही है, मरवाए ना। हम ऐसे ना कहें कि वहां जाकर के बोले सिविलियन को मॉस्को में कि पुतिन को मार दो। अरे क्या एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग ये किस मिलिट्री चीज को देखते हैं। मत पढ़े फैंटेसी वॉर का रियलिटी है ये। डीनाजिफिकेशन का फेज शुरू हो चुका है। डीमिलिटराइजेशन रशिया बोला था और पुतिन बोल के आए, और उसके बाद वो कहते हैं सिक्योरिटी जो कंसर्न है उसमें रशिया का योगदान होगा ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में। ये नाटो को आप बढ़ा करके 30 लाएंगे ना। कल स्वीडन के ऊपर में 4 रशियन फाइटर घूम रहे थे, क्यों नहीं मार गिराया? क्यों नहीं गिराया नाटो आ जाकर? वो कहता है ना हम ज्वाइन कर लेंगे। जो गल्फ ऑफ फिनलैंड की बात होती है ना, तो बड़े पिक्चर को देखे। आपकी जो गीता मोहन कुछ बोलना चाह रही थी, उन चीजों को समझने की चेष्टा करें। ये टोटल रीअलाइनमेंट है। और वो जब 2.7 करोड़ रशियन ने अपनी बलिदानी दी थी डीनाजिफिकेशन के लिए इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उनके लोगों को अभी कोई रिकॉग्निशन मिला। वो एलाइड फोर्सेस के हिस्सा थे। जब वो जर्मनी में बैटल ऑफ बर्लिन लड़ रहे थे तो 2 बम गिरा दिया अब्सोल्युटली जापान में, 80 लाख और 40 हजार। अब पूरा रीअलाइनमेंट कर दिया पूरे विश्व का, और सब पिछू लग गए। देखिए, जो जनभक्ति बोल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि हम थोड़ा सा रियलिटी पे जाएं, उनको सुने। हमारे देश के लोगों को सुनना बहुत जरूरी है। पूरे विश्व का रीअलाइनमेंट हो रहा है, और ये विश्व का रीअलाइनमेंट बहुत जरूरी है इंडो पैसिफिक। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सिन्हा साहब, मैं रोक रही हूँ आपको जल्दी से, इसके बाद में बंसल साहब आपके पास भी आऊंगी। लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, रूस के एक और फाइटर प्लेन को गिराने का दावा किया है यूक्रेन ने। यूक्रेन ने यह दावा किया है Su-25 को खार्कीव के करीब मार गिराने का ये दावा है। दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। जेलेंस्की को लेकर जनरल बख्शी की सोच, जनरल सिन्हा की सोच आपने सुनी है, लेकिन आपको अभी भी लग रहा है कि रूस जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उनकी स्ट्रैटेजी सही चल रही है? मेरा सवाल आपसे ये है कि कीव पर कब्जे की ये जंग में और ये जो बर्बादी चारों तरफ पसर रही है, इसके लिए आखिरकार जेलेंस्की अगर वहां पर है नहीं है, इस पर अलग बहस हो सकती है, लेकिन किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे जो परिस्थिति बनी है उसके लिए? क्योंकि आज नेटो से वो कह रहे हैं आप नो फ्लाइंग जोन बनाइए, आप बचाइए हमारे लोगों को। नेटो तो आगे आ नहीं रहा है। इसी नेटो ने उनको कहा था ना कि आपको सदस्य बनाएंगे, सब पीछे हट चुके हैं। जहां तक नेटो का सवाल है, नेटो ने कभी नहीं कहा कि आपको हम सदस्य बनाएंगे। इन्होंने बहुत दिन से एप्लीकेशन दे के रखी थी, उन्होंने कोई इस पर वो नहीं किया। अब जहां तक इस चीज़ का सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार तो पुतिन ही है। पुतिन ने पहले तो कहा कि मैं जी एक्सरसाइज कर रहा हूं और मैं कोई यहाँ पे युद्ध नहीं करने जा रहा हूं। फिर उन्होंने डोनबास के एरिया में जो है उसको एरिया को अपने फ्री करके घोषित कर दिया। फिर उन्होंने कहा मैं डिमिलिटराइज कर रहा हूँ और डिनाजिफिकेशन कर रहा हूँ। डिमिलिटराइज क्या कर रहे हैं? वो तो मिलिटराइज कर रहे हैं। अभी हर एक के हाथ में हथियार आ गया है वहाँ पे, जो सिविलियन है उन्होंने भी ले लिया है। और जहाँ तक बात आती है कि इसमें रिफरेंडम होना चाहिए था, पूरी जनता जब अभी जेलेंस्की के साथ है तो इसका मतलब वो चाहते ही नहीं रूस को, वो चाहते हैं फ्री सोसाइटी। और ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा है इसको कोई पसंद करता नहीं है। पहले जो वार्सा पैक्ट के अंदर में बहुत सारे कंट्री थे वो भी वहाँ से रूस के साथ से हट गए हैं, और अब जो बाकी कंट्री हैं वो उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। ये रशिया सबको धमकाता जा रहा है, फिनलैंड को धमका रहा है कि मैं आपके ऊपर अटैक करूंगा, वो थ्रेटन कर रहा है स्वीडन को, जो भी कहता है सबको। और जहाँ तक नो फ्लाई जोन करने का ये सवाल है तो इसमें जो नेटो और अमेरिका अच्छा ही कर रहे हैं। अगर वो नो फ्लाई जोन घोषित करते हैं तो वहाँ पर उनको रक्षा करनी पड़ेगी उस जोन की। अगर रशिया का कोई
वहाँ पे प्लेन एंटर होता है, कोई भी चीज़ एंटर होती है तो उसको मार के गिराना पड़ेगा, तो इसका मतलब विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। और यही जेलेंस्की जो ही पुतिन ने पहले कहा था कि नाटो की सेना हमसे बड़ी है, इसलिए शुरू में युद्ध होने से पहले उसने कहा था पुतिन ने, अगर नाटो इसके अंदर में आती है तो ये हमको परमाणु हम हथियार यूज करेंगे। बिल्कुल, इसी पर मेरा अगला सवाल है आपसे जल्दी से, क्या ये न्यूक्लियर युद्ध की तरफ बढ़ेगा जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं? जो एटीट्यूड, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर एक के बाद एक, जो ज़ैपोरिज़िया के बाद एटीट्यूड और जो जिद पुतिन की है, और उनका एक बबल है, बहुत थोड़े लोग उनके साथ में हैं जिनके सो सलाह करते हैं और वो एक यस सुनना चाहते हैं। उनका जो चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर था उसने कहा था कि युद्ध ना करो अभी, उसको उन्होंने सरेआम टीवी पे दिखाया गया था, उनको डांट दिया था। तो पुतिन कुछ भी कर सकते हैं, डेस्परेशन में वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो न्यूक्लियर थ्रेट या न्यूक्लियर चीजें उन्होंने TU-22 जो एक विमान है और जो परमाणु हथियार ले जा सकता है उसको फ्लाई करा दिया है, उसके ऊपर में उड़ रहा था वो यूक्रेन के। तो उनका जो जहां भी डेस्परेशन होगा तो वो न्यूक्लियर युद्ध से हथियार को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा खतरा है। कर्नल नैन साहब से भी इसी पर टेक ले लेते हैं, परमाणु युद्ध को कितना रियल थ्रेट आप मानते हैं, कितना सही जो डर है उसको ठहराते हैं कर्नल नैन? मैं नहीं मानता अंजना जी की आज की तारीख के अंदर कोई भी देश है, वो कितना सुपर पावर क्यों ना हो, वो परमाणु बम यूज करने की सोच रहा है। ये डेटरेंस है, जिस दिन ये डेटरेंस चल गया इसका महत्व ही खत्म हो जाएगा। देखिए, जो रूस का जो तरीका है अभी यूक्रेन के अंदर, रूस कोई हर शहर को काबिज होने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो एनसर्कल कर रहा है। अगर उसको थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस है, उसको आप नियो नाजीज बोल लीजिए या बचे हुए कुछ लोग जो सिविलियंस हैं वहां पे उनको बोल लीजिए, वो उनको मार भी नहीं रहा है, वो पीछे हट रहा है, बिकॉज उसका एम है स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को पकड़ना। चाहे आप देख लिए खार्किव के अंदर जो है इन्होंने थर्मल पावर प्लांट को उड़ाया, उससे पहले गैस पाइपलाइन को उड़ाया, जहां पे भी इनको ऑयल डंप्स है उनको उन्होंने उड़ा दिया। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट टारगेट करना शुरू किया चेर्नोबिल के बाद में एनहोदर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि जॉर्जिया का है, और अब ये 30 किलोमीटर दूर है, सिर्फ यूजनो केरकिस करके एक जो पावर प्लांट है उससे। बेसिक एम ये है कि देखिए कि अब अंदर घुसे थे ये, तो इन्होंने 2 रीजन बताए थे, अमेरिका वाले ही। एक और खबर आ रही है कर्नल नैन, मैं आपको रोक रही हूँ। बड़ी खबर इस वक्त एक बार फिर से आती हुई, रूस को रोकने के लिए जेलेंस्की का बड़ा ऐलान है, उनका बयान है, रूस को रोकने के लिए नो फ्लाइंग जोन जरूरी है। ये जेलेंस्की बार बार जोर दे रहे हैं, वो लड़ाकू विमान भी मान रहे हैं। नो फ्लाई जोन को लेकर पुतिन ने चेताया था, नेटो को सीधा कहा था अगर ऐसा होता है तो मतलब तीसरा विश्व युद्ध, और अगर तीसरा विश्व युद्ध तो परमाणु हथियार भी इस्तेमाल करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। ये डर कितना रियल आप मानते हैं जनरल बख्शी? और इसी के साथ देखिए, वेस्टर्न मीडिया का इस्तेमाल जिस वक्त पश्चिमी देश इस वक्त कर रहे हैं वो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ उसी पश्चिमी मुल्कों को एक धमकी के तौर पर, मान लीजिए ब्लफ कह लें, कुछ लोग कुछ भी कहें, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के करीब पहुंचता हुआ तीसरे, जो कि यूक्रेन वाला पावर प्लांट है, ज़ैपोरिज़िया के बाद वो वहां जा रहे हैं, क्या संकेत जनरल बख्शी? देखिए मैडम, देखिए युद्ध के दौरान रूस ने बड़ा क्लियरली अनाउंस किया था कि जो यूक्रेनियंस है वो फिसाइल मटेरियल डाइवर्ट कर रहे हैं अपने न्यूक्लियर प्लांट से न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए। इसीलिए उसने चेर्नोबिल पे कब्जा किया, उसने जो ज़ैपोरिज़िया के जो प्लांट है और एक ए से जो नाम है वहां पे जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट्स का जो सेट है 6 950 मेगावाट के रिएक्टर, वो पकड़ लिए हैं रूस ने, ताकि वो कंट्रोल करना चाहता है। क्या आप जानती हैं, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया आपको नहीं बताएगा, कि अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने और डार्पा ने 6 बायोलॉजिकल वॉरफेयर लेबोरेटरीज यूक्रेन में खड़ी की हुई थी। ठीक है, एक में तो वो जो है वो आपके कोरोना वायरस, बैट कोरोना वायरस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। उसको रूस ने थर्मोबारिक वेपन से टारगेट किया ताकि जो भी कीटाणु शिटाणु वहां है वो जलकर राख हो जाए, वो रूस के ऊपर इस्तेमाल ना कर सके। अगर एक देश अपने आप को एक ब्रिजहेड बनाता है, जैसे पाकिस्तान भारत के खिलाफ जो भारत से को नुकसान करना चाहता है, हम उसको अपनी टेरिटरी रेंट करने के लिए तैयार है, तो कहीं ना कहीं आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आप रूस की आंख में उंगली डाले और रूस आपके ऊपर पिल के पड़ गया और आपके नेटो के साथी ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग,
ठीक है, तो बड़ी बहादुरी की बात आप कर लें कि साहब हमारी औरतें लड़ेंगी, हमारी एक्ट्रेसेस लड़ेंगी, वो कलाशनिकॉव टैंक का सिरस्वा नहीं करती, ठीक है। हाँ, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और जो आपके जो स्टिंगर मिसाइल्स हैं एंटी एयरक्राफ्ट शोल्डर फायर्ड, वो थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो लड़ाई जीत नहीं सकते। ऑफेंसिव इंस्ट्रूमेंट जो हैं, आपकी टैंक्स, आपके फायर पावर, आपकी एयर पावर लड़ाई निर्णायक तौर पे जीतेगी, वो जीत रही है। कुछ दिनों का अब खेल है। अपने हमारे जनरल साहब कह रहे हैं, बंसल साहब, की वो उनको वहां रहने नहीं देंगे, वो रूस में तख्ता पलट हो जाएगा। ये सब अलार्मिंग सिनेरियोज है अपना दिल बहलाने के लिए। कुछ तख्ता पलट होते मुझे तो नहीं दिख रहा रूस के अंदर, हाँ मीडिया में जरूर हो रहा है। नाउ सवाल ये है कि क्या रूस पूरे यूक्रेन पे, कैन आई प्लीज फिनिश, क्या यूक्रेन के ऊपर, पूरे यूक्रेन पे रूस कब्जा करना चाहता है? आई डोंट थिंक सो। ही विल नॉट ऑक्यूपाई द होल ऑफ यूक्रेन। जॉर्जिया में उसने क्या किया था? जॉर्जिया के अंदर उसने जो 2 रूसी भाषाई प्रांत थे उनको अपने कब्जे में रखा, बाकी जो 6-7 शहर और पकड़े थे सब वापस कर दिए। Why should he get involved in an Afghanistan like scenario? मतलब हम ही पढ़े लिखे हैं, रूसी बेवकूफ है। वो उसको भी अपना हित मालूम है। जो जगह उसको जरूरी है उसने पकड़ ली है। उसने पूरा जो है दोनबास का इलाका पकड़ लिया है, समुद्र तट का इलाका पूरा पकड़ लिया है, और वो चाहता है कि ज़ेलेंस्की साहब से मनवाए कि ये रूस का हो गया, ताकि जो भी गाली गलौज पड़नी है ज़ेलेंस्की को पड़े। उसके बाद वो तख्ता पलट उनके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद वो जो याकुलोव जो है पुराने प्रेसिडेंट, जिनको 2014 में हटाया गया था, उसके बाद वो उसको लाएंगे। अगर सीधा उसको ला दिया और वो क्रीमिया देता है, दोबांस देता है, तो अपने देश में उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की जो इतना बढ़ चढ़ के बात कर रहा था, उससे वो सरेंडर टर्म्स साइन करवाए, या उससे वो सीज फायर एग्रीमेंट के लिए बोले कि दोनबास हमारा और जो क्रीमिया हमारा, और आप इस पे हस्ताक्षर करें। तभी तो मारा नहीं है। नहीं तो क्या ज़ेलेंस्की को मारना मुश्किल था? भाई, जिसके पास आजकल मोबाइल है उसके 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस आप पकड़ सकते हैं, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन से उसको मार सकते हैं। उसका प्रेसिडेंशियल पैलेस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसका मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर सब तबाह हो सकता था। उसको जिंदा रखा है ताकि ये जो इतना बढ़ चढ़ के बातचीत कर रहा था, जिसने अपने देश का तबाही मचवा दी है, इसका सवा सत्यानाश करा। एक शहर में एक इमारत आपको खड़ी नहीं मिलेगी, और लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब यूक्रेन लड़ाई जीत गया है क्योंकि उनकी हसीनाओं ने AK-47 उठा ली है। साहब, ये मिलिट्री रियलिटी नहीं है। वी कांट टॉक लाइक प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ द CNN और द BBC। मेरा काम नहीं। ठीक है जनरल बख्शी, लेकिन हम लोग ऐसे वैसे शब्द इस्तेमाल किए बिना अगर हम कहें वहां की पुरुष और महिलाएं हथियार उठा रही हैं, तो मुझे लगता है बेहतर होगा, इन बेटर टेस्ट होगा। जल्दी से जनरल बंसल साहब, उनकी बात का आप जवाब देना। मैं जवाब ये देना चाहता हूं कि 5 दिसंबर 1994 को जो यूक्रेन के पास परमाणु हथियार थे उनको डिस्ट्रॉय कराया था रूस ने, और इसमें अमेरिका और यूके का भी हाथ था उसको डिस्ट्रॉय कराने के लिए। और उस समय ये रूस को एक वो दिया गया, यूक्रेन को दिया गया था आश्वासन कि उनकी सॉवरेनिटी मेंटेन होगी। बुडापेस्ट में ये मेमोरेंडम हुआ था। जो यूके और यूएसए ने ये हथियार डिस्ट्रॉय कराए, वो कैसे अभी उनको कहेंगे कि जी आप दोबारा जो है इसको हथियार बनाइए? लेकिन जो रूस का स्टैंड है वो ये कहते हैं कि नेटो का गठन हमारे खिलाफ हुआ, आपने नेटो को एंट्री दी। नेटो का खिलाफ नहीं हुआ। नेटो का गठन जो है वो जर्मनी के खिलाफ हुआ था, फ्रांस और जर्मनी के खिलाफ दूसरे विश्व युद्ध के बाद। हाँ, तो पहले शुरू ही वहां से हुआ था। वो ये कहते हैं कि आप नेटो को यहाँ पर क्यों एंट्री दे रहे हैं? इस पर जनरल बख्शी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आ रही हूँ सर, जनरल बख्शी। देखिए साहब, जब 1991 में सोवियत संघ टूट गया था तो उसके काफी सारे हथियार यूक्रेन के पास थे। उस वक्त एग्रीमेंट, 2 एग्रीमेंट्स जो का, एक तो गोर्बाचोव साहब के साथ जो जेम्स बेकर ने उनको आश्वासन दिया था कि 1 इंच भी नेटो ईस्टवर्ड नहीं आएगा। आप 1 इंच छोड़ दीजिए साहब, 14 देश पकड़ लिए हैं उसने। उसी वक्त जो है यूक्रेन से हथियार ले लिए गए थे। उसे आश्वासन दिया गया था कि हम जो है आपकी सॉवरेनिटी हम गारंटी करते। लेकिन अगर यूक्रेन अपने आप को
एक ब्रिजहेड बनाए फॉर डिस्टेबिलाइजेशन ऑफ रशिया, कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर रशिया में वेज करना है तो 6 लेबोरेटरी यूक्रेन में बन जाए और उनका फिजाइल मटेरियल डाइवर्ट करने। कौन देश ये सहेगा साहब? क्या हम सहते हैं पाकिस्तान का टेररिज्म? हमने भी तो वहां पे पराक्रम किया था, हमने भी तो उसके बाद उड़ी में काउंटर स्ट्राइक की और उसके बाद बालाकोट में काउंटर स्ट्राइक की। अगर आप अपने देश की टेरिटरी को रेंट आउट करते हैं किसी पड़ोसी देश को तबाह करने के लिए, तो किसी न किसी जो है दर्जे पे ही विल हिट बैक। प्लीज अंडरस्टैंड द रशियन पोजीशन। 37,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है रशिया की, उसमें से सिर्फ ब्लैक सी एकमात्र ऐसा है जो पूरे साल खुला रहता है, बाकी सारा बर्फ से बंद हो जाता है। क्या वो क्रीमिया का पोर्ट, तभी वो सेवास्तोपोल उसने बेस बनाया हुआ था और हमेशा से वो उसका वो था, और तभी जब 2014 में अमेरिकन ने तख्ता पलट कराया याकूब वंस्की साहब का और वहां पे अपना एक प्रो अमेरिकन पिट्ठू वहां बिठा दिया, तो रूस ने आके क्रीमिया पकड़ लिया और अब आके उसने पूरा ब्लैक सी अज़ोव सी पकड़ लिया है। आप बोलते रहिए यूक्रेन जीत गया, डंका पीटिए कि बड़े बहादुर हैं ज़ेलेंस्की साहब और उनकी वीरांगनाएं वगैरह वगैरह, लेकिन साहब असलियत ग्राउंड पे देख लीजिए, जली बिल्डिंग्स देख लीजिए। ठीक है, मत मरवाइए यूक्रेन के लोग। जनरल बंसल इस पर बोलना चाह रहे हैं। जनरल बंसल, उससे पहले खबर आ रही है सर, पहले दर्शकों को बता दें, मरवा रहे हैं। एक और खबर इस वक्त आती हुई, एलन मस्क को ज़ेलेंस्की ने धन्यवाद दिया है। स्टारलिंक सैटेलाइट से इंटरनेट पहुंचाने के लिए धन्यवाद दिया है, क्योंकि स्टारलिंक के जरिए ये इंश्योर किया है स्टारलिंक सिस्टम से यूक्रेन में इंटरनेट की सुविधा बनी रहे। कम्युनिकेशन ऐसे वक्त पर सबसे बड़ी चिंता रहती है मुल्क की, क्योंकि ध्वस्त कई जगह पर कम्युनिकेशन सेंटर्स, टीवी टावर्स को रूस ने कर दिया था, तो वो एलन मस्क का धन्यवाद कर रहे हैं। जल्दी से आपका कमेंट उनकी बात पर। वार्सा पैक्ट के अंदर में बहुत सारे कंट्री थे, पोलैंड, रोमानिया, जो कि वो रशिया के साथ जुड़े हुए थे उस समय। अब धीरे धीरे वो भी यूरोपियन यूनियन में आ गए हैं और नेटो के पार्ट बन गए हैं। एक्चुअली किसी को भी जो कम्युनिज्म की ये सप्रेसिव जो नीति है उसको कोई नहीं स्वीकार करना चाहता। ओपन सोसाइटी चाहते हैं। ये जो एक दबाव की नीति है या जो प्रेशर है कम्युनिज्म का, उसको आज के तारीख में कोई करने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो लड़ाई है वो तानाशाह और डेमोक्रेसी के बीच की लड़ाई है, बाकी और कुछ भी नहीं है, अगर इसको आप ह्यूमन एंगल से देखा जाए। ठीक है, जनरल बख्शी इस पर फिर हाथ उठा रहे हैं। इसके अब सिन्हा साहब और नैन साहब में फौरन आऊं। जनरल बख्शी वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी वर्सेस तानाशाह, ये लड़ाई है। देखिए, तानाशाह पुतिन। रूस अब एक कम्युनिस्ट देश नहीं है, प्लीज। रूस इज नॉट अ कम्युनिस्ट कंट्री नाउ। और आप कह रहे हैं यूक्रेन सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इट इज नॉट डेमोक्रेटिक, इट इज क्वाइट अथॉरिटेरियन। हंटर बाइडन, जो कि जो बाइडन का लड़का है, उसने वहां पे वो उनकी गैस एजेंसी का वो हेड बना हुआ है। आपको समझ आ रहा है कि ये खेल क्या है? ठीक है साहब, मतलब रूस को गाली दे बिकॉज बड़ा पॉपुलर है CNN के साथ और BBC के साथ। प्लीज वी शुड गो बाय द इंडियन व्यू पॉइंट विच इज टू बी रियलिस्टिक। वी हैव टू सी जो सारा इक्विपमेंट है कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, हम अभी अपने वर्तमान के लिए लड़ रहे हैं, बहुत कामयाब है। ठीक है, ज़ेलेंस्की ने फिर कहा अपने लोगों को, वो कह रहे हैं अपनी सरहद के लिए लड़ रहे हैं हम। ज़ेलेंस्की बार बार, उनको पता है हौसले के दम पर ही वो एक मुकाबला दे पाएंगे। ये जंग जिंदगी और गुलामी के बीच चुनने की है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हम अपने सरहद को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अभी अपने वर्तमान के लिए लड़ रहे हैं। आप जल्दी से छोटा सा कमेंट में बाकी दोनों मेहमानों से भी लेंगे। अभी जो है रूस ने प्रेस की फ्रीडम को खत्म कर दिया है। अगर कोई फ्री रिपोर्टिंग करता है 15 साल की जेल में डाल देंगे, तो वो कैसा है वहाँ पे डेमोक्रेसी है? वो तो बिल्कुल एकदम जो एक अथॉरिटेरियन और तानाशाह रिजीम है। ठीक है, सिन्हा साहब, के सिन्हा साहब। देखिए मैम, ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे तो हम फंसेंगे नहीं, डेमोक्रेसी ये सब करते रहेंगे। देखिए ग्राउंड रियलिटी क्या है, बोलने दीजिए कोई। यदि मैं बोल पाऊँ तो बोलूँ कुछ 15 मिनट तक। देखिए, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो बख्शी साहब कह रहे थे 1991 में जब रूस का विघटन हो गया, ग्लासनोस्ट एंड प्रोस्पेरिटी, पढ़िए, पूरी चाल अमेरिका की और नेटो की थी। उसके बाद 99 से जंग लड़ी जा रही है। 4 देशों ने, उन्होंने कहा था नेटो 1 इंच नहीं जाएगा, वो चीज को हम भुला देना चाहते हैं। नेटो ने 99 में 3 देश, जिसमें हंगरी अब कहता है हम नहीं, हम न्यूट्रल हो गए, और पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया, मैंने नहीं गिनाऊंगा नाम। 2004 में 7 देश। वो रूस बार बार कहता है कि आपने बोला था, बोलते कहाँ, राइटिंग में दिखाओ।
कहाँ हमने कहा था नहीं आएंगे? और ये कह रहे थे कि भाई साहब मेरे कोई जो उनको या तो ज्ञान नहीं है, वो कह रहे थे कि नहीं उसने कुछ नहीं बोला कि नेटो ज्वाइन करे। 2012 में नेटो ने यूक्रेन को बोला कि आप नेटो ज्वाइन करें, और ये 10 साल हो गए, कहाँ नेटो, कहाँ है नाटो? ये इतना समय लगता है। यदि जेलेंस्की साहब नेटो को ले आते मैं उनके साथ होता, मगर क्या है, आप नेटो के नाम पे ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स की लड़ाई लड़ेंगे। क्या अफगानिस्तान में किया? $80 बिलियन का हथियार, और पता है कौन सी हथियार? हमसी, आप सुनेंगे, कोबरा हेलीकॉप्टर। ये ऐसे नहीं होता है अंजना जी, प्लीज इस डिस्कशन को चलने दे दोनों, ठीक है? तो आप बंद नहीं बोलेंगे तो बता नहीं पाएंगे, ठीक है? ये किसी को खटखरे में सर वक्त की कमी, आप सभी का धन्यवाद। हमारे साथ जल्दी से सर एक लाइन से। नेटो जो अभी डेड पड़ा था, जो जर्मनी है वो रशिया के साथ था, फ्रांस ने बोल दिया ये ब्रेन डेड है, नेटो का खतरा कहां से पैदा हो गया?